हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात भी पेश आते हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इन वाक़यात में क़त्ल गारत और जराइम की दीगर वारदातों का पता तो चलता है, मगर उसके साथ इस बात का भी इंकशाफ होता है कि लापरवाही या किसी की नफ्सियाती बीमारी की वजह से उसके आस पास रहने वालों को किस अजियत से गुजरना पड़ता है। कई ऐसे भयानक वाक़यात जो पूरी आबादी या बहुत सारे लोगों के लिए इंतहाई तकलीफदेह होते हैं। कुछ लोगों की नज़र में उनकी कोई हैसियत ही नहीं होती और वो ये समझते हैं कि ये तो ज़िंदगी का मामूल है, मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ा जुर्म भी छुपा होता है जो वक्त गुजरने के साथ ही आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आता है। माजी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों की बोरी बंद तशद्दुद शुदा मस्त शुदा लाशें भी मिलती थीं और नामालूम लोगों के हाथों कत्ल होने वाले नामालूम अफराद की लाशें भी इसी शहर की गलियों से मिलती थीं। मगर इस दफ़ा तो एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। इस शहर के इलाके गुलशन इकबाल में 12 साल कबल मरने वाली खातून की हड्डियों का ढांचा मिला है। इस ढांचे को खातून की बेटी और बेटे ने अब तक क्यों संभाल कर रखा, ये तो एक मुअम्मा है। मगर उनका मामू इस ढांचे को छुप छुप कर ठिकाने क्यों लगा रहा था, ये राज भी अभी तक पूरी तरह नहीं खुल सका। और खातून के बच्चे कैसे मरे, ये भी एक मुअम्मा। मामा साहब पहले 2 दिन आए, उनको खाना दे के गए थे, फिर वापसी 2 दिन के बाद वो आए, वो भाई उन मोबाइल नहीं उठा रही, ये क्या चक्कर। हमने वहाँ से एक गिरल निकाली, उनको मामू को साथ लेके वो नीचे पड़ी थी और जिंदा थी। और खाना भी नहीं खाती थी, किसी के हाथ से खाना इसलिए नहीं खाती कि कोई मुझे जहर ना दे दे। हमने जाके जब ताला तोड़ के निकाला तो उसके 2 रूम जो है वो कचरे से भरे हुए हैं। उन्होंने कभी कचरा भी नहीं दिया किसी को। मैं तो ये समझ रहा था कि इसकी भाई की डेड बॉडी अंदर है। मैंने एसएचओ को बताया, मैंने कहा सर चेक करें क्या होता, डेड बॉडी अंदर ही नहीं है। आई गेस कि उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, 35-40 के दरमियान होगी। तो यंग एज में हो जाना, भाई भी इतना ही यंग था। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसका तस्वर भी मुहाल है। सब लोग उस वक्त हैरान रह गए जब गुलशन इकबाल के इलाके ब्लॉक 11 की कचरा कुंडी से इंसानी ढांचा बरामद हुआ और इससे पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस की तहकीकात के दौरान लाश की शिनाख्त ज़किया खातून के नाम से हुई और पुलिस ने एक शख्स महबूब को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उसने फ्लैट से लाश निकालकर कचरा कुंडी में फेंक दी थी और उसे ये भी मालूम नहीं कि उनकी बहन का इंतकाल कब हुआ, इसलिए कि हलाक होने वाली खातून का किसी से मिलना जुलना नहीं था। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम के भांजे और भांजी ने भी नहीं बताया कि उनकी वालिदा का इंतकाल कब हुआ। 4 माह कबल भांजे का इंतकाल हुआ और तकरीबन 1 माह कबल भांजी का भी इंतकाल हो गया। गिरफ्तार मुलजिम महबूब का कहना है कि उसके बाद जब वो अपनी बहन ज़किया के फ्लैट पर पहुंचा तो फ्लैट के अंदर उसकी बहन की लाश पड़ी थी जिसका सिर्फ ढांचा रह गया था। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम ने बताया कि ज़किया के इंतकाल के बाद उनके बच्चों ने वो फ्लैट छोड़ दिया था और गुलशन इकबाल में ही दूसरे फ्लैट में रिहाइश इख्तियार कर ली थी। उनकी सिस्टर मुझे मेंटली डिस्टर्ब लगती थी, लेकिन उनके भाई बिल्कुल सही थे। उनसे मेरी अक्सर बातचीत होती रहती थी किसी न किसी बहाने से कि आप गाड़ी थोड़ा साइड पे कर लें, मुझे बाइक निकालनी है। तो वो घंटों घंटों गाड़ी में बैठे रहते थे, लेकिन मैं उनको बोलता था कि थोड़ा सा गाड़ी आगे पीछे कर दें, मुझे बाइक निकालनी है। इसी बहाने मेरी बातचीत हुई। हैरत की बात तो यह है कि गिरफ्तार होने वाला मरहुमा का भाई इस बात से अब तक बिल्कुल बेखबर था कि उसकी बहन का इंतकाल कब हुआ। उसका मजीद क्या कहना था, आइए हम आपको बताते हैं। मतुवफ़िया ज़किया के भाई का कहना है कि मेरे इल्म में नहीं कि बहन का इंतकाल कब हुआ। मैं तो सिर्फ फ्लैट देखने गया था। जब फ्लैट के अंदर दाखिल हुआ तो बिस्तर पर लाश पड़ी थी। मुलजिम महबूब ने बताया कि मतुवफ़िया ज़किया बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। इसके 2 बच्चे थे जिनका इंतकाल हो गया है और दोनों डिप्रेशन के मरीज थे। पुलिस के मुताबिक महल्लेदारों ने बताया कि कई सालों से मतुवफ़िया ज़किया खातून को नहीं देखा। जब कोई उनके बेटे कैसर से वालिदा का मालूम करता तो वो उनसे झगड़ा करता था। हमने तो 8 साल उनको आइसोलेटेड देखा ना, भाई की मौत। तो यार एक नॉर्मल इंसान तो नहीं करेगा ना, तो नॉर्मल इंसान नहीं करेगा। तो हम बताते हैं कि देखिए हमारे सामने एक पड़ोस रहता है कि उसको होनी चाहिए, तो वो जाके अपने तौर पे उसको करते हैं। यहाँ पे कोई चीज होनी चाहिए, अगर है तो लोग सामने आए और लोगों को बताएं मीडिया पे।
हर मोहल्ले में, हर इलाके में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। बिल्कुल ओल्ड होम तो हैं, लेकिन इस टाइप की ट्रीटमेंट के नहीं है। और यार आई गेस कि उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, 35-40 के दरमियान होगी। तो यंग एज में हो जाना, भाई भी इतना ही यंग था, हो जाना, वो पढ़ा लिखा होगा तभी बैंक में था। इस वाक़े का कोई चश्मदीद गवाह तो था ही नहीं जो तफसील के साथ बताता। हाँ, मोहल्लेदारों को जो कुछ मालूम था उन्होंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। देखते हैं उनका क्या कहना था। फ्लैट से बू आने पर मुतादिद बार शिकायत की गई, लेकिन वो किसी को फ्लैट तक जाने नहीं देते थे। पुलिस का कहना है कि लाश 12 साल पुरानी बताई जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम होगा कि खातून की मौत तबई थी या उन्हें कत्ल किया गया था। पुलिस का कहना है कि कोई नफ्सियाती मामला लगता है। अगर खातून को कत्ल किया गया होता तो लाश रखने का जवाब पैदा नहीं होता। बहन का 2 दिन 3 दिन यहाँ वो अंदर अपने कमरे में बंद बैठी थी अपने घर में। फिर के उनके मामाजात पहले 2 दिन आए, उनको खाना दे के गए थे। फिर वापसी 2 दिन के बाद वो आए, वो भाई उन मोबाइल नहीं उठा रही, ये क्या चक्कर। हमने वहाँ से एक गिरल निकाली, उनको मामू को साथ लेके, वो नीचे पड़ी थी और जिंदा थी। उसने कहा कौन हो आप, कौन है, हट जाओ, ये मेरे भाई की जगह, इधर कोई ना है। फिर उस लोगों ने एम्बुलेंस मंगाई, वहाँ ले गए, वो ले गए आगे, वो अपने घर ले गए, पटेल ले गए, यहाँ एम्बुलेंस पे ले गए, कहीं ले गए हमें नहीं पता। वहाँ से वो लोग आए, वो भी उनकी डेड हो गई है, यहाँ आके जनाजा पढ़ाया। पुलिस का कहना है कि दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ है कि जकिया के बेटे और बेटी की मौत भी तबई नहीं थी। दोनों ने अपने फ्लैट में एक साथ जहर पिया था। मतुवफिया के बेटे कैसर का इंतकाल 24 अक्टूबर 2019 को निजी अस्पताल में हुआ और मतुवफिया की बेटी शगुफ्ता की मौत 19 जनवरी 2020 को हुई। वो खाना भी नहीं खाती थी, किसी के हाथ से खाना इसलिए नहीं खाती कि कोई मुझे जहर ना दे दे। फिर एक सामने एक पड़ोसन है, वो सहेली थी उसकी, उससे मैंने कहा आप खाना खिलाया करें, हम पैसे दे देंगे, वरना तो भूख से मर जाएगी। लेकिन वो उसने किसी के खाना नहीं खाया और वो भूख से ही मरी अंदर। और इसके घर में कुछ 10-15 साल से कचरा भी जमा है। उसके फ्लैट में अगर हमने जाके जब ताला तोड़ के निकाला तो उसके 2 रूम जो है वो कचरे से भरे हुए हैं। उन्होंने कभी कचरा भी नहीं दिया किसी को। उनकी सारी वो सब हम डरे हुए थे। मैं तो ये समझ रहा था कि इसकी भाई की डेड बॉडी अंदर है। मैंने एसएचओ को बताया, मैंने कहा सर चेक करें क्या होता, डेड बॉडी अंदर ही नहीं हो। फिर उन्होंने ताला हमने खुलवा के दरवाजा चेक किया, अंदर तो नहीं थी। फिर लेकिन वो पता नहीं, वो भी इसी तरह कहीं रखी होगी कहीं। पुलिस ने कत्ल, गुनाह को छुपाने और लाश की बेहुरमती किए जाने का मुकदमा सरकार की मुद्दइयत में दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। कैमरा टीम के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। मरने के बाद खातून के बच्चों ने तवील मुद्दत तक अपनी मां को क्यों ना दफनाया? क्या ये उसी का ढांचा था या उसके भाई के सीने में इस सिलसिले में मजीद राज भी पाए जाते हैं? फिलहाल इस बारे में कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में चोरी और डकैती की वारदातों में कई मशहूर डाकू और चोर मुलविस हैं, मगर पुलिस के हाथों ऐसे अहम डाकुओं और चोरों की गिरफ्तारी की खबरें कम ही मिलती हैं। ताहम गुजरावाला से ताल्लुक़ रखने वाला एक ऐसा खतरनाक डाकू जिसके सर की कीमत 10 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी, कुछ दिन कबल पंजाब का लुकमान नामी डाकू पुलिस की हिरासत के दौरान मारा गया। लुकमान हलाकू इतना खतरनाक डाकू कैसे बना और वो कारोबारी लोगों से कैसे भत्ता वसूल करता था, आइए हम आपको बताते हैं। लुकमान हलाकू गुज़िश्ता 10 साल से पुलिस को चकमा देकर बैरून ममालिक रिहाइश पजीर था और वक्तन फ़वक्तन रिहाइश बदलता रहता था। हलाकू जिसे चाहता व्हाट्सएप से फ़ोन करके धमकाता और जितना चाहता भत्ता वसूल कर लेता था। लोग अपनी और अपने घर वालों की जिंदगियां बचाने के लिए हलाकू को इनकार तक ना कर पाते। चालाक गैंगस्टर गुज़िश्ता 2 साल से इंडोनेशिया में रिहाइश पजीर था। पहले तो एक बिल्कुल नॉर्मल सा बंदा था, उसके बाद इसकी मुखालफत हुई और गैंग सा एक छोटा सा इसने बनाया अपना।
फिर उसके बाद इसने अपने मुखालफों को मर्डर करवाया। मर्डर करवाने के बाद फिर वो पाकिस्तान से इलीगली बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद इसने इस तरह करता था कि फिर ज़ाहिर है वहाँ पर बाहर रहने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो फिर इसने अपने कुछ उन्हीं गैंग मेंबर्स की मदद से ये जो सनतकार थे गुजरांवाला के, उनको ये भत्ते की कॉल करता था वहाँ से। आरपीओ गुजरांवाला तारिक अब्बास कुरैशी ने मुस्तनद इतला मिलने पर हलाकों की गिरफ्तारी के लिए जामे प्लान मुरतब किया और इंटरपोल की मदद हासिल करते हुए मुलजिम के गिर्द घेरा तंग करवाया। बिलाखिर इंडोनेशियन पुलिस ने 21 जनवरी को हलाकों को गिरफ्तार किया और 23 जनवरी को गुजरांवाला पुलिस के हवाले कर दिया। रीजनल पुलिस हेड कहते हैं 3 ममालिक के सफ़ीरों ने हलाकों की गिरफ्तारी में अहम किरदार अदा किया। इसमें हमारे थाईलैंड के सफ़ीर जनाब आसिम इफ्तिखार साहब, इंडोनेशिया के हमारे सफ़ीर जनाब अब्दुल सालिक साहब और हमारी मलेशिया की सफ़ीरें आमना बलूच साहिबा, इन्होंने हमारी बेपनाह मदद की। और हमारी जो टीम वहाँ पर एक क्लू के पीछे वहाँ पर कई महीनों से जो है ना वो एफर्ट कर रही थी और इन 3 मुल्कों के दरमियान इसके ट्रैक्स को ढूंढ रही थी। इन हमारे फ़ॉरेन सर्विस के जो अफसरान हैं इनकी और ये जो हमारे एम्बेसडर्स हैं, इनकी मदद के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। लुकमान दूसरे शहरियों की तरह एक आम आदमी शहरी था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो इतना बड़ा डाकू कैसे बन गया, आइए जानते हैं। हलाकों की गिरफ्तारी की खबर शहरियों के लिए खुशी की खबर साबित हुई। शहरी, ताजिर और अवामी नुमाइंदे चौक दर चौक आरपीओ दफ्तर पहुँचे और तारिक अब्बास कुरैशी को फूलों के हार पहनाकर इजहार तशक्कुर किया। एक ताजिर ने आरपीओ को बताया कि वो हलाकों के खौफ से इसे 50 लाख तावान देने वाला था। जो कोई भी इसकी कॉल को सीरियसली नहीं लेता था उसके घर पे फायरिंग हो जाती थी, बंदे भी कत्ल इसने करवाए। फिर इसी तरह इसका खौफ इतना था कि आप अंदाज़ा करें कि एक गुजरांवाला के लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे 2 दिन पहले बताया कि मैंने 50 लाख रुपया इसके लिए अलहदा करके रखे हुए थे कि जब भी कॉल करे तो मैं पैसे दूँ। खतरनाक डाकू अपने अंजाम को कैसे पहुंचा और उसमें पुलिस का कितना हाथ था, उसे मारने वाला कौन था? लुकमान हलाको शहरियों के लिए खौफ की अलामत होने के साथ साथ अपने दरीना दुश्मनों के लिए भी दर्द सर था। पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी की रात पुलिस अहलकार लुकमान हलाको को जाए वक़ुआ की निशानदही और आलाए कत्ल की बरामदगी के लिए ले जा रहे थे कि हलाको के दरीना दुश्मन मास्टर एजाज ने साथियों से मिलकर पुलिस मोबाइल पर हमला कर दिया और हलाको को पुलिस हिरासत में मार डाला। बेशुमार ऐसे लोग थे जिन्होंने आके कहा कि हमने कभी पुलिस को रिपोर्ट ही नहीं की कि हमने कितने पैसे इसको दिए, और वो ये कहते थे कि इंतहाई उन्होंने, और वो ये अपनी जान से खौफजदा भी थे और बहुत ज़्यादा डरे हुए भी थे कि अगर ये बाहर आ गया तो हमने उनको यकीन दिलाया कि हम इंशाल्लाह अदालत से इसको बड़ी सख्त सज़ा दिलवाएंगे और इंशाल्लाह ये बाहर नहीं आएगा। आरपीओ मुबैना हमले के नतीजे में 2 पुलिस कांस्टेबल जख्मी हुए, जबकि पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने हमलावर को मौके से गिरफ्तार कर लिया। चूँकि जब से ये आया था तो इसने अपने ज़रियों से ये पैगाम अपने मुखालफों को बताने शुरू कर दिए थे कि मैंने कोर्ट में रिट कर दिया और अब मैं किसी वक्त भी बाहर आ जाऊँगा, फिर मैं एक एक को देख लूँगा। तो मुझे यही लगता है, अभी मैं इसको श्योरली तो नहीं कह सकता कि ये मास्टर एजाज ने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए शायद ये इवेंट किया, बट ये भी अल्लाह का शुक्र है कि फ़ौरन मौके पे वो पकड़ा गया। जी, मोबाइल वैन का भी हमारा नुकसान हुआ है। हमारे लकीली सिपाही भी बहुत मामूली से ज़ख्मी हुए, लेकिन चूँकि वो इस तरह कोई काबिल ज़िक्र नहीं था तो इसलिए बहरहाल बड़ा उन्होंने तो पुलिस एक्सपेक्ट बिल्कुल ये नहीं कर रही थी इस तरह का अटैक। पुलिस का कहना है हलाको सिर्फ गुजरांवाला से ही नहीं बल्कि पंजाब के दीगर अजला के कारोबारी शख्सियात से भी भत्ता वसूल कर चुका है। इसके ऊपर 24 केसेस थे, कत्ल, इक़दाम कत्ल, ग्रीवियस हर्ट, भत्ताखोरी, धमकियां फ़ोन पे। ज़ाहिर है वो फ़ोन पे धमकी देना तो वो भत्ते की जो होती है उसकी दफ़ा बहुत टेलीग्राफिक एक्ट की होती है, लेकिन ये सिर्फ वही जानते हैं जिनको ये कॉल आती है कि कितनी हरासमेंट वो और उनके बच्चे फील करते हैं।
हलाकू के मरने के बाद खौफ के मारे पुलिस को इतला ना करने वाले मुतासरीन के इंकशाफात का सिलसिला जारी है। इतने बड़े डाकू की गिरफ्तारी पुलिस की बेहतरीन कामयाबी करार दी जा सकती है, मगर पुलिस की हिरासत के दौरान इतने बड़े डाकू को कत्ल हो जाना भी कोई मामूली बात नहीं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।